सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 19 फैब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का कंटेंट देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 4 न्यूज़ को पिक किया है। मुझे लगता है 4 की 4 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली 2 न्यूज़ तो आरबीआई से रिलेटेड है, तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो फेज़ 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फेज़ 2 के लिए भी। ठीक है, जो थर्ड न्यूज़ है वो जनरली फेज़ 2 के लिए है। ठीक है, पर इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं जो फेज़ 1 के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो उस चीज़ पर हम बात करेंगे। और फोर्थ न्यूज़ एक जनरल न्यूज़ है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम नॉर्मल से बात करेंगे और उसको पढ़ते पढ़ते समझने की कोशिश करेंगे ये बोल क्या रही है न्यूज़। ठीक है, तो ये न्यूज़ का फ्लो होने वाला है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है, पहली न्यूज़ क्या बोल रही है? आरबीआई यूटीआई मैंडेट डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग द ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। दिस मैंडेट रिप्रेजेंट्स अ मेजर स्टेप, ठीक है, अ मेजर स्टेप बाय द आरबीआई टू ब्रिंग द मैसिव complex world of OTC derivative into a more transparent and standardized light. ठीक है, by requiring the UTI यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, आरबीआई क्या करना चाहता है? आरबीआई एसेंशियली गिविंग एवरी प्राइवेट डेरिवेटिव, हर एक प्राइवेट डेरिवेटिव डील को एक डिजिटल फिंगरप्रिंट देना चाहता है। ठीक है, जो उसके साथ रहेंगी फ्रॉम द सेकेंड इट साइंड अनटिल इट एक्सपायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखने को मिली, 3 नए नए वर्ड मिले। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला है डेरिवेटिव। ठीक है, कोई प्राइवेट डेरिवेटिव डील क्या है? ठीक है, डेरिवेटिव। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमें देखने को मिला ओटीसीज। ओटीसीज क्या होती हैं? फिर हमें क्या है? यूटीआई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्राइवेट डेरिवेटिव डील्स होती हैं उसमें ओवर द काउंटर, जो प्राइवेट डेरिवेटिव डील्स होती हैं ओवर द काउंटर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को ये यूटीआई कैसे सॉल्व कर रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि ओटीसी ओटीसी पे डेरिवेटिव साइन कैसे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या पहले प्रॉब्लम थी, 2008 से पहले क्या प्रॉब्लम थी, फिर बाद में कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, सीसीपी जिसमें आएंगे। ठीक है, काउंटर पार्टीज आएंगी, उसके ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स आएंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, फिर यूटीआई यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर ने वो सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। ठीक है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझने वाले हैं इस न्यूज़ को। तो पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव जो है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसको, ये जो पर्टिकुलर डेरिवेटिव है, ये जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपनी वैल्यू को कहाँ से ड्राइव करता है? ये वैल्यू को ड्राइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है। ठीक है, और ये यूज होता है मोस्टली टू हेज द रिस्क। अपने रिस्क को हेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन लोग किस लिए यूज करते हैं? टू बेट और स्पेकुलेट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, ये डेरिवेटिव को बनाया गया था हेज करने के लिए अपने रिस्क को, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है बेट करने के लिए और स्पेकुलेट करने के लिए भी, जो कि लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो आप डेरिवेटिव को ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, आप जो भी इसके अंदर रखोगे ना, जो भी मटेरियल या एसेट इसके अंदर रखोगे, वो उसकी वैल्यू को ड्राइव कर लेगा, उसकी वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, मान लो आपने एक बनाना रखा इधर इसमें, जिसकी जो वैल्यू थी वो 12 रुपये थी। जो जैसे ही आपने इसको इसमें रख दिया ना, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू अपने 12 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपने एक रिलायंस का शेयर रखा, मान लो रिलायंस का शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपीज़। तो जैसे आपने इसको इस डेरिवेटिव इस बक्से के अंदर रखा, तो ये जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज़। तो जो भी आप इसके अंदर डालोगे, इस पर्टिकुलर बक्से के अंदर डालोगे, बॉक्स के अंदर डालोगे, वो उसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, वही डेरिवेटिव, उसको ही डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो मोस्टली जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो भी डेरिवेटिव्स हैं, वो 2 पार्टीज़ के बीच में साइन होते हैं। 2 पार्टीज़ के बीच में साइन होते हैं। ठीक है, हमें पता है 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स। फिर आता है फ्यूचर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन डेरिवेटिव भी आते हैं। ठीक है, और एक होता है स्वाप्स। देखो,
जो फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शन डेरिवेटिव्स हैं और स्वाप्स हैं, ठीक है, ये जो है ना साइन किए जा सकते हैं, ये साइन किए जा सकते हैं ओटीसी पे, ठीक है, ओटीसी पे सब साइन किए जा सकते हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव्स को। लेकिन जो फ्यूचर डेरिवेटिव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पे साइन होता है, ठीक है, एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, जो भी एक्सचेंज है वहाँ पर साइन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन को भी एक्सचेंज पे साइन किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब भी आप इसको ओटीसी पे भी साइन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये ऑप्शन डेरिवेटिव काम आता है, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारा जहाँ पर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो इस ऑप्शन डेरिवेटिव को लोग ओटीसी पे साइन करते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है फॉरवर्ड डेरिवेटिव, स्वाप्स और ऑप्शन जो है वो ओटीसी पे साइन होते हैं, और फ्यूचर डेरिवेटिव जो है वो एक्सचेंज पे साइन होते हैं। तो जो कि क्योंकि फ्यूचर डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे साइन होते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ये कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है। इनको कस्टमाइजिंग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो भी ओटीसी पे साइन हो रहा है, ठीक है, ओवर द काउंटर साइन हो रहे हैं, वो सारे के सारे कस्टमाइजेबल होते हैं, ठीक है। आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एक पार्टी ए और बी, ठीक है, दोनों अपनी सहमति से दोनों जब एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड पे आ जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ओटीसी पे कस्टमाइज़ करा सकती हैं कोई भी डेरिवेटिव्स को, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स को, स्वाप्स को, ऑप्शन डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो ये ऐसे करके होता है। इसमें से मैं आपको बस एक डेरिवेटिव के बारे में, जैसे फॉरवर्ड डेरिवेटिव बहुत कॉमन डेरिवेटिव है, ठीक है, उसके बारे में आपको जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कैसे वर्क करता है ये बता देता हूँ। वैसे हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, उससे पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, हम तो और खतरनाक डेरिवेटिव्स के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एनडीडी आता है, एनडीएफ वाले डेरिवेटिव से आते हैं, ठीक है, मतलब हमने कल किया है ना, 18 वाले में भी किया है, 17 वाले में भी किया है, दोनों में ही हमने डिस्कशन किया है डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डेरिवेटिव साइन कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड डेरिवेटिव है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है, मैंने बोला था ये दो पार्टी के बीच में होता है, तो मान लो दो पार्टी कौन सी है, ए है और बी है, और क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो कोई अंडरलाइंग एसेट्स होगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव है तो एक अंडरलाइंग एसेट होगा। मान लो वो अंडरलाइंग एसेट्स है 100 चॉकलेट्स, मतलब चॉकलेट यहाँ पर एक अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है। अभी एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव की खास बात क्या होती है कि ये साइन तो आज होते हैं टुडे, ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूट या मैं बोलूँ जिस दिन ये एक्सपायर होते हैं तभी ये एग्जीक्यूट होते हैं, तो ये होते हैं कब, फ्यूचर में, किसी फ्यूचर डेट में एग्जीक्यूट होते हैं। मान लो ये ए बंदा है, ठीक है, ए बंदा अपनी चॉकलेट बेचना चाहता है, लेकिन आज नहीं, फ्यूचर में, फ्यूचर मान लो 6 महीने बाद बेचना चाहता है, आफ्टर सिक्स मंथ ये बेचना चाहता है अपनी चॉकलेट ए, ठीक है। ये तो सेलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी है जो चॉकलेट को खरीदना चाहता है, 100 चॉकलेट को खरीदना चाहता है, ये बायर हो गया, ठीक है। पर इसको फ्यूचर में क्या डर है, दोनों को फ्यूचर में कुछ ना कुछ डर है। फ्यूचर में डर है ए को, फ्यूचर में डर ए को क्या है कि इसकी चॉकलेट के दाम तब जो है ना गिर जाएंगे, रुपीज़, इसकी प्राइस जो है, प्राइस बोल देता हूँ, प्राइस जो है गिर जाएगा, इसको इसका डर है, ठीक है। और बायर को क्या डर है, बायर को ये डर है, बी को ये डर है कि जो चॉकलेट के प्राइस हैं तब बढ़ जाएंगे। तो दोनों के पास एक एक रिस्क है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिस्क है, ए के पास कुछ रिस्क है, बी के पास कुछ रिस्क है। उस रिस्क को कम करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एफडी, फॉरवर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों ही अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दोनों का रिस्क देखो थोड़ा अपोजिट में है, अपोजिट है। एक को प्राइस के घटने का डर है, एक को प्राइस के बढ़ने का डर है, दोनों का रिस्क भी अपोजिट टाइप है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, एफडी में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जहाँ पर ये एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे एक फिक्स प्राइस तय करते हैं। बी बोलता है ए से, देख भाई मैं तेरे से चॉकलेट जो है ना 12 रुपये में लूँगा, 12 रुपये पर चॉकलेट लूँगा, ठीक है, 12 रुपये पर चॉकलेट में, 12 रुपये पर चॉकलेट मैं तेरे को दूंगा, और तू मेरे को उसके हिसाब से 100 चॉकलेट दे देगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है, ठीक है। प्लस ये भी लिखा जाता है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा आफ्टर 6 मंथ, ये टाइमलाइन में लिखी जाती है, और फिक्स प्राइस जो फिक्स प्राइस है वो भी लिखा जाता है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज प्राइस जो है एक चॉकलेट के बदले कितने रुपए देगा, ठीक है, वो लिखा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है, और ये साइड में रख दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, एफडी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब आया फ्यूचर, अब 6 महीने हो गए, 6 महीने बीत गए, आफ्टर 6 मंथ। देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो वन लेता हूँ, सिनेरियो वन ही बोल देता हूँ, ए बोलूँगा तो फिर वो ए वाले में दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। सिनेरियो वन में मान लो अब करंट प्राइस जो है चॉकलेट का हो गया, करंट प्राइस चॉकलेट का हो गया 16 रुपये, ठीक है, 16 रुपीज़ हो गया। तो अब मुझे बताओ कौन इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन विनर रहा, कौन लूज़र रहा। देखो विनर जो है, विनर कौन रहा,
विनर रहा बी, लूजर कौन रहा? लूजर कौन रहा? लूजर रहा ए। अगर मान लो बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो उसे करंट प्राइस के हिसाब से पेमेंट करनी होती चॉकलेट की, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? 12 रुपये, 12 रुपये पर चॉकलेट लिखा है। तो अब उसे, अब ए को अपनी सारी सारी चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी बी को कितने प्राइस पे? 12 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर विनर रहा बी और लूजर रहा ए, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस सिनेरियो में बी को फायदा हो गया, बी ने अपना रिस्क को हेज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रिस्क हेज हो गया, ठीक है? वो था 4 रुपये का, 4 रुपीज़ पर पर चॉकलेट हेज हो गया, ठीक है, रिस्क हेज हो गया। इसमें क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ये कॉमोडिटी है, चॉकलेट वॉकलेट नहीं देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ना ही बी चॉकलेट लेगा और ना ही, मतलब ऐसा चॉकलेट चॉकलेट एक्सचेंज नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही ट्रांसफर होने वाला है, तो जितना टोटल प्रॉफिट होगा, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो सेटल होगा बस, ठीक है, वो सेटल होगा, मतलब प्रॉफिट ही सेटल होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो लूज़र है, जो लूज़र है वो पैसा देगा बी को, और वो भी क्या है, वो डिफरेंस देगा। तो आपको वो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप प्रॉफिट निकालोगे जो भी करंट प्राइस है उसमें से आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस कर दो, करंट प्राइस में से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस कर दो और जितना भी वैल्यू है उसको टोटल चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दो, नोशनल वैल्यू से। टोटल चॉकलेट यहाँ पर क्या है, एक नोशनल वैल्यू है, ठीक है, नोशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप ये करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 100 चॉकलेट थी। तो ये 400 रुपीज़ है, ये 400 रुपीज़ ए को देने पड़ेंगे बी को। तो जो डिफरेंस है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो देना पड़ता है, बस वही ट्रांसफर होता है, वही सेटल होता है, ठीक है। तो लूज़र एक विनर को वो 400 रुपये पकड़ा देगा, ठीक है। अभी ऐसा भी तो हो सकता था, दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो क्या है, सिनेरियो बी, सिनेरियो 2 लेता हूँ फिर बी में। तो यहाँ पर क्या है, विनर कौन रहेगा इस वाले सिनेरियो में? अगर अगर चॉकलेट का करंट प्राइस क्या है, चॉकलेट का करंट प्राइस मैं लिखता हूँ 8 रुपये, 8 रुपये पर चॉकलेट है, ठीक है। तो अब इसमें विनर कौन होगा? विनर हो गया ए, ठीक है। यहाँ पर लूज़र कौन हो गया? लूज़र हो गया बी। तो देखो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो उसको अपनी चॉकलेट देनी पड़ती 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ए को लॉस हो जाता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 12 रुपये पर चॉकलेट, ठीक है। तो अब इसको ए को फायदा हो गया। इस बार किसने, ऊपर वाले में किसने अपने रिस्क को हेज किया था? बी ने, ठीक है। और इसमें कौन कर पा रहा है इस सिनेरियो में? ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने कर दिया। और मैंने क्या क्या बोला था कि कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती हैं, ठीक है। जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसको एक्चुअली में चेंज नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर बस जो प्रॉफिट होता है उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? जो करंट प्राइस है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और टोटल टोटल नॉशनल वैल्यू से, मतलब टोटल चॉकलेट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जो भी वैल्यू आती है वो सेटल होती है। एक लूजर एक विनर को देता है, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, ए ने अपना रिस्क हेज कर लिया। तो ऐसे ही भाई, प्रेजेंट में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दोनों को अलग अलग रिस्क लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में रिस्क लग रहा था, लेकिन भाई किसी एक को ही एंड में प्रॉफिट होने वाला है और दूसरे को लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कोशिश है, एक कोशिश हो रही है इस एफडी के थ्रू कि भाई दोनों अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइजेबल है, तो मान लो ये हुआ था ओटीसी पे साइन, ठीक है। अब आते हैं ओवर द काउंटर के बारे में। मैंने आपको पूरा का पूरा पहले वाला पार्ट बता दिया, तो हमने ये डेरिवेटिव वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब ओटीसी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओवर द काउंटर साइन होता है, ठीक है। ओवर द काउंटर मतलब क्या होता है, देखो प्राइवेटली, ओवर द काउंटर मतलब ये प्राइवेटली जाके साइन कर रहे हैं। ओवर द काउंटर मतलब कोई कोई रेगुलेटर नहीं है जो उसको रेगुलेट करे, ठीक है। बस अपने हिसाब से मैं किसी बंदे के पास गया और वहाँ पर बोल दिया भाई देख ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर लेते हैं, तो ये होता है प्राइवेट साइन, ठीक है। ओवर द काउंटर जाके दोनों दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने आई और दोनों पार्टी ने साइन कर लिया, ठीक है। कोई बीच में ना इंटरमीडिएटर है, ठीक है, कोई बीच में कोई रेगुलेटर भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है। ये ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आके साइन कर लिया, तो ये ओटीसी टाइप होते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यही थी कि जो ओटीसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होता, ठीक है, मिडिल मैन नहीं होता, कोई गारंटर नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रॉफिट देने की बात करी गई है, प्रॉफिट ट्रांसफर होने की बात करी गई है, हमारे केस में 400 रुपये ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है। मान लो जो भी लूजर है इसको डर लग गया, यार मेरे को तो 400 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये भाग गया, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, तो कौन है बीच में? कोई नहीं है ना। ऑनर नहीं किया तो भाग गया, तो भाग गया, अब कुछ नहीं कर सकता। तो ओटीसी पे यही डर रहता था।
ओटीसी पे डर ये रहता था, जब ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के प्राइवेटली साइन कर लेते थे, अगर कोई एक बंदा डिफॉल्ट करता है, ऑनर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट को, तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कोई गेम ही नहीं है, कोई बीच में कोई मिडिल पर्सन है ही नहीं जो कि इसको गारंटी दे, ठीक है, जो उसको रेगुलेट करे, हर एक सेटलमेंट टर्म्स क्रिएट करे, ठीक है। सेटलमेंट टर्म्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ साइन कर लिया। अभी इसको ऑनर करने के लिए, इसके बीच में एक रेगुलेटरी पावर लाने के लिए, लॉ की पावर लाने के लिए एक मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो ओटीसी में एक मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस, ये अब मैं थोड़े जनरल न्यूज़ की तरफ जा रहा हूँ कि ए और बी ओटीसी पे दोनों एक दूसरे को जो है ना बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, ये बीच में एक बीच का बंदर, एक मीडिएटर को लेके आ जाते हैं, जिसको एक बोलते हैं सीसीपी, ठीक है, काउंटर पार्टीज, ठीक है। तो ये काउंटर पार्टीज जो होती हैं, जैसे सीसीआईएल हो सकता है, ठीक है, सीसीआईएल हो गया, और कभी कभी ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके करें, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो दो टाइप के क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपनीज आ जाती हैं, या इंटरमीडिएट कॉर्पोरेशन आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल मैन ये आ जाता है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली में ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर बीच में पार्टी आ गई है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने भी डिफॉल्ट किया, तो अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, वो मिडिल मैन की आ जाएगी। यहाँ पर सीसीएल का केस ले लेते हैं, ठीक है। सीसीएल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराना होगा एट द एक्सपायरी डेट, मतलब एक्सपायरी डेट पर, ठीक है। चाहे ए भाग जाए कुछ भी करके, उसको फर्क नहीं पड़ता बी को फिर, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ना डबल हैंड शेकिंग करते हैं, ठीक है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट करता है पहले, ठीक है, और ये भी इसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और ये फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ठीक है। तो डबल हैंड शेक करता है, हमारा मिडिल मैन है, ठीक है। ये इसके साथ भी हाथ मिलाता है, ये इसके साथ भी हाथ मिलाता है। तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही हाथ मिला रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली। लेकिन बीच में मीडिएटर होता है, एक मिडिल मैन होता है जो कि सीसीआईएल है। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है और कोई भी ऑनर्स नहीं करता अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये उसको फोर्सफुली कराएगा, नहीं तो खुद पेमेंट करेगा, ठीक है, खुद पेमेंट करेगा अपने बफर में से, अपनी खुद की गारंटी फंड में से देगा पैसे, ठीक है, जो भी सेटल होने वाला है, ठीक है। तो वो ऑनर करने के लिए, एक लीगल पावर लाने के लिए सीसीएल को बीच में लाया गया, ठीक है। तो ओटीसी में प्रॉब्लम पहले यही आती थी, ठीक है, कि एक तो प्राइवेटली होता था सब कुछ, मिडिल मैन नहीं होते थे तो भाग जाते थे लोग, है ना, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करते थे। जब ये आ गया 2008 से पहले यही होता था, 2008 से पहले ये प्राइवेटली हो जाता था और कोई बीच में आता नहीं था, ठीक है, कोई मिडिल मैन होता ही नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग ऑनर नहीं करते थे। फिर 2008 के बाद मिडिल मैन को लाना स्टार्ट किया। अब ओटीसी के अंदर मेनली एक मिडिल मैन के थ्रू ही होता है जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं या कोई भी डेरिवेटिव साइन होता है। तो प्रॉब्लम जो है ना यहीं आती है जब ये डेरिवेटिव साइन होता है, क्योंकि ये डबल हैंड शेकिंग हो रही है, इधर भी एक अलग हैंड शेक मार रहा है, ठीक है, और इधर भी एक अलग हैंड शेक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट का जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको, मतलब अपने अपने इंटरनल सिस्टम में, ये ए जो है अपने इंटरनल सिस्टम में इस कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग नंबर दे देता है, ठीक है। इसको दे देता है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट A123, ठीक है, अपने सिस्टम में ये इसको डाल देगा, ठीक है। फिर बी क्या है, बी अपने सिस्टम में क्या डाल देगा, ट्रैक B12345, ठीक है। तो दोनों अपने एक दूसरे को नंबर दे देंगे, और जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो मीडिएटर है, मीडिएटर के पास दो नंबर आ जाएंगे, दो ट्रैक रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, दो अलग से नंबर आ जाएंगे, ट्रैक 123, ट्रैक B12345 भी है, ठीक है, 5 भी। तो ये दो ट्रैक नंबर अलग अलग आ गए, ठीक है। मतलब ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के नंबर ही होते हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट का नंबर, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट का नंबर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है, ये अब ये जो बीच में मिडिल पार्टी है, इसको कंफ्यूजन होने लग जाता है, यार ये तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट थे, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नंबर के थ्रू क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है चीज़ कि भाई ये अलग कॉन्ट्रैक्ट थे या सेमी कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर इसको अलग अलग पैरामीटर, जो सीसीआईएल का सिस्टम है, फिर क्या करता है, फिर अलग पैरामीटर्स ढूंढता है, अलग पैरामीटर ढूंढता है कि भाई ये जो दो ट्रेड्स थी ये कब साइन हुई थी, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना था, अंडरलाइंग एसेट कौन सा था। जब वो मैच करते हैं तो फिर ये समझता है कि हाँ भाई ये एक ही था, ठीक है। तो सीसीएल के सिस्टम को ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती थी कि ये दोनों, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपने हिसाब से नंबर सेट करता था और ये भी अपने हिसाब से नंबर सेट करता था, कोई कॉमन नंबर नहीं था। तो यही दिक्कत आती थी। तो ये दिक्कत है, इसको सॉल्व किसने किया, इसको सॉल्व किया यूटीआई ने, ठीक है, यूटीआई ने, यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर। अब इन दोनों नंबर की वजह से जो प्रॉब्लम थी, अब एक नंबर से वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है न्यूज़, और फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द यूटीआई और अभी क्यों करना पड़ा। इन द करंट सिस्टम
एक बैंक ए और बैंक बी एक प्राइवेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एंटर करते हैं, मान लो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप है, तो बैंक ए जो है ना उसको रिकॉर्ड करेगा अपनी खुद के सिस्टम में, इन्होंने ट्रेड दिया है, ट्रेड है 1 2 3 करके, ठीक है, और अपने इंटरनल सिस्टम में, और बी जो है रिकॉर्ड करेगा उस पर्टिकुलर डील को ट्रेड XYZ में, कुछ भी नंबर होगा, ठीक है। व्हेन द RBI और जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो मिडिल मैन है उसको मॉनिटर करेगा टू मॉनिटर द मार्केट, तो उनको क्या है, दो अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे ऑफ द सेम डील, ठीक है, ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, तो इनको क्या लगेगा, यार ये तो अलग अलग है, कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग है यार सेम है। फिर थोड़ी थोड़ी और थोड़ा कंप्यूटेशन करेंगे, अलग पैरामीटर को चेक करेंगे, यार डेट सेम आ रही है, ठीक है, डेट सेम है, ए और बी सेम ही है, ठीक है, अमाउंट भी सेम है, अंडरलाइंग एसिड भी सेम है, अरे यार सेम ही है, दोनों ही सेम है, तो इन्होंने अलग अलग क्यों कर रखा है यार, बहुत फिर उससे प्रॉब्लम आती है, हम आगे देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस झमेले को सॉल्व करने के लिए इन्होंने UTI को लाया गया, ठीक है, यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, क्रिएटिंग अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये UTI क्या है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है पहले से, वन ग्लोबली रिकॉग्नाइज 52 करेक्टर कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है बोथ साइड ऑफ ट्रेड्स को, ठीक है, दोनों साइड्स ऑफ ट्रेड को। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ 20 कैरेक्टर LEI, एक LEI करता है, कंसिस्ट ऑफ अ फर्म जनरेटिंग इट, ठीक, फॉलोड बाय यूनिक स्ट्रिंग। तो 52 करेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 52 करेक्टर, पहले 20 करेक्टर जो होते हैं, फर्स्ट 20 करेक्टर्स होते हैं, वो पता है क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि असल में कौन सी फर्म CCIL इस कोड को जनरेट कर रही है, CCIL इस 52 कोड को जनरेट कर रही है, या कोई प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इस कोड को जनरेट कर रहा है। तो हर एक कॉरपोरेशन, हर एक इंस्टीट्यूट को ये 20 नंबर का जो है, 20 नंबर का अलग अलग करेक्टर दिया, 20 नंबर की एक स्ट्रिंग दी जाती है, अलग अलग यूनिक स्ट्रिंग होती है ये 20 की। मान लो RBI के पास वो नंबर आ गया 52 करेक्टर का कोड आ गया। अभी RBI को पता लगाना है कि यार ये CCIL ने भेजा है, CCIL ने जनरेट किया है या प्लेटफॉर्म ने जनरेट किया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ने जनरेट किया है। तो पहले 20 नंबर को वो देखेगा, ठीक है, पहले 20 करेक्टर को देखेगा, करेक्टर कोड को देखेगा, और उसको एकदम पता चल जाएगा, ओ हो ये CCIL ने किया है, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोड जो है वो CCIL के लिए यूनिक होगा। तो जो पहले 20 करेक्टर्स हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने एक्चुअली वो जनरेट किया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, कि वो कौन सी लीगल एंटिटी है जिसने ये पर्टिकुलर चीज़ को, पूरे 52 करेक्टर कोड को जनरेट किया है, ठीक है। बाकी के 32 करेक्टर क्या होते हैं, देखो बाकी के 32 करेक्टर भी यूनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, वो डेरिवेटिव के बारे में, जो डेरिवेटिव डील है, जो प्राइवेट डेरिवेटिव डील है, वो उसको शो कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये उसी डील की बात कर रहे हैं जो A और B के बीच में हुई थी। यहाँ पर वो चॉकलेट एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है, चॉकलेट के ऊपर रिस्क को हेज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो उस डेरिवेटिव की बात कर रही है, उस डेरिवेटिव को पॉइंट करती हैं 32 करेक्टर कोड्स, ठीक है। जब इन दोनों को, जब ये 32 को ऐड कर देते हैं 20 से, तो एक 52 का कोड बनता है, जो कि उस पूरे डेरिवेटिव को बताता है कि भाई ये इसने बनाया था, इसमें ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इंटरमीडिएटरी है, और ये A और B जो है ये इसके क्या है, क्लाइंट बोल लो, या ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है, उसको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है कि वो प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग डाटा गैप, इससे क्या होता है, हाँ अब ये देख लेते हैं कि भाई इस चीज़ से कौन सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही हैं। तो क्लोजिंग द डाटा गैप, इट प्रिवेंट डबल काउंटिंग, मिसिंग ट्रेड्स व्हेन रेगुलेटर कैलकुलेट द सिस्टमिक रिस्क, ठीक है, जब रेगुलेटर एक सिस्टमिक रिस्क को कैलकुलेट करता है उस टाइम पे ये प्रिवेंट करता है डबल काउंटिंग को और मिसिंग ट्रेड को। मतलब वही, अगर हम इस पर्टिकुलर 52 करेक्टर कोड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से, तो इससे क्या है, जो अनमैच ट्रेड्स हैं वो मैच हो जाएंगी, ठीक है, अनमैच ट्रेड्स मैच हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग नहीं दिखेंगे अब लोगों को। दूसरी डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो डबल काउंटिंग से प्रॉब्लम क्या आती है, जब रेगुलेटर क्या है रो डाटा को लुक कर रहा होता है, तो जब वो अलग अलग कोड की, क्योंकि बैंक ए ने क्या किया था कि बैंक ए ने एक अलग से ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया था 1 2 3 करके, उसने XYZ करके, ठीक है। जब RBI या कोई रेगुलेटर इसको देखता है ना, तो इसको एज अ 2 डील समझता है, 2 डील समझता है, जिसकी वजह से असल में क्या होता है, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है। जो डेरिवेटिव मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेड की जगह 2 ट्रेड दिख रही हैं, अब ऐसे एक ट्रेड थोड़ी ना कई सारी होंगी, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव मार्केट है,
जो डेरिवेटिव मार्केट है वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग में, ठीक है। दूसरा क्या है, एक क्रॉस बॉर्डर भी होती है, ठीक है, एक क्रॉस बॉर्डर सुपरविजन भी इसमें हैम्पर होता है। तो अगर मान लो एक बैंक है, बैंक ए, ठीक है, वो इंडिया में है, ठीक है, और एक बैंक है, बैंक बी, वो मान लो लंदन में है, ठीक है। ये दोनों इस डील में आए और ये दोनों ही डील को किसको देंगे भाई, बैंक ए जो है, जो इंडिया में है, वो अपनी खुद की सीसीआईएल को देगा, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो ट्रेड रिपोजिटरी है उसको इन्फॉर्म करेगा, या वहाँ पर जो भी रेगुलेटर है उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी रिपोजिटरी को इन्फॉर्म करेंगे। और ये लंदन वाली क्या है, अपनी खुद की रिपोजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम है कि क्रॉस बॉर्डर सुपरविजन में जब ये वाला इससे पूछेगा ना कि भाई ये वाला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक 1 2 3, इसको ये क्या ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूट की गई है आपके यहाँ से, आपके यहाँ पे जो बैंक है उसने एग्जीक्यूट करी है, इसको सुपरविजन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सीसीआईएल बोलेगा ठीक है मैं एक बार अपनी रिपोजिटरी में चेक करता हूँ, जैसे ये ट्रैक 1 2 3 ऐसे डालेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं पता, ये तो हुई नहीं, हमारे सिस्टम में है ही नहीं। तो ये ऐसे सुपरविजन को भी हैम्पर करता है। असलियत में की तो इन दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग जनरेट कर दिए हैं कोड, जिसकी वजह से ये क्रॉस बॉर्डर भी सुपरविजन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके आप पास कुछ अलग डाटा है, नंबर है, और इसके पास कुछ अलग नंबर है। तो अब क्या करेगा ये सीसीएल, अब और इन डेप्थ कंप्यूटेशन करेगा, हर एक बंदे को ढूंढेगा कि इसमें इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा बैंक ए का नाम, तो बैंक ए के नाम को ढूंढेगा, फिर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे बैंक ए से सबको सर्च करेगा, फिर उसके बाद अमाउंट को चेक करेगा कि भाई सबके अमाउंट कौन से है, जिसमें भी अमाउंट मैच कर गया, फिर देखेगा कि टाइमिंग क्या है, टाइमलाइन कितनी है, उसको मैच करेगा, ऐसे करके तब जाके आंसर निकालेगा कि हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं है इधर ही है। तो ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा, कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, तो बहुत फालतू चीज़ है। तो इससे बड़े एक ही नंबर रखो ना, तो वही यूटीआई सॉल्व करता है, ठीक है। द वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमने बात तो करी है कि यूटीआई बनाएंगे, यूटीआई नंबर देंगे, लेकिन यूटीआई नंबर को जनरेट कौन करेगा, ठीक है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आरबीआई ने यहाँ पर एक एस्टेब्लिश किया है एक स्ट्रिक्ट वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है, एक हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई है, ठीक है, कि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिले ना हो। तो पहली प्रायोरिटी किसको दी गई है भाई, पहली प्रायोरिटी दी गई है हमारे सीसीपीज को, सेंट्रल काउंटर पार्टीज को, सारी काउंटर पार्टीज को, इसमें वैसे क्यूसीपीज भी आती हैं, क्यूसीसीपीज भी, क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टीज, ठीक है। अभी इनको पहली प्रायोरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि ये अल्टीमेट गारंटर है भाई। अगर ये कोई भी ए और बी के बीच में डील हो रही है, उसको कोई भी ऑनर नहीं करता है इनमें से एक भी पर्सन, तो भाई फाइनली कौन फॉल बैक लेगा भाई, गारंटर लेगा ना, सीसीपी लेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वही एक बंदा है जो लीगैलिटी दे रहा है उसको, ठीक है, उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, वही सारी की सारी फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करता है, ठीक है, वही सेटलमेंट टर्म्स होती हैं वही सेट करता है, ठीक है, और लीगल बैकिंग भी यही देता है। तो लीगली पहला पहला यूटीआई कौन, मतलब जो यूटीआई है सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि कौन यूटीआई को बनाए, जनरेट करे, वो है हमारा सीसीपीस, ठीक है। तो जो भी गारंटर होगा उसके बीच में क्वालिफाइड, मतलब जो भी सीसीपीज होंगी उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनका ज़्यादा हक बनता है, ऐसे बोल दो, है ना, क्योंकि वो अल्टीमेट गारंटर है, तो दे हैव द फर्स्ट से, उनको पहले कहने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब उनको सबसे पहले वही बना सकती हैं, यही लोग हैं जो यूटीआई क्रिएट कर सकते हैं। मान लो यूटीआई इन्वॉल्व ही नहीं हुई, ठीक है। देखो मॉडर्न ज़माने में क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है, हमें पता है जो ओटीसी होती हैं वो कॉल के थ्रू तो होती नहीं है, ठीक है, दो पार्टियों के बीच में तो होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब किसी प्लेटफॉर्म के बीच में होती है, या तो वो ए और बी में कोई ना कोई मिडिलमैन सीसीपी हो। मान लो अगर सीसीपी नहीं हुआ, ठीक है, वो मिडिलमैन सीसीपी नहीं हुआ, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या किए, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे गए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे गए, और ए और बी ये दोनों इस प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम इस रिस्क को हेज करना चाहते हैं, इतने टाइम के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। बी भी अपनी रिक्वायरमेंट डालता है इधर कहीं भी, हमें ये करना है, ये सेम चीज़ करनी है, ऐसे करके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इन दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा, ऐसा एक पॉसिबल बंदा ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जैसे ये मैच हो जाएंगे उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिकली इनको जोड़ देगा, ठीक है, हाँ भाई तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट है, तुम दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ये इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुआ, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, ईटीपी कौन से होते हैं, एक ब्लूमबर्ग हो गया, रूटर्स हो गया, ठीक है, रूटर्स हो गया, और कौन से होते हैं, हाँ,
फॉरेन एक्सचेंज रिटेल हो गया। तो ये सारे के सारे जो ना नेटवर्क होते हैं, ये रेगुलेटेड सॉफ्टवेयर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जहाँ पर दो पार्टीज आती हैं, अपने को रजिस्टर कराती है, अपने अपने बातें बताती हैं, अपने अपने कंडीशंस रखती हैं, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है दो पार्टी के बीच में, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ जो है सीसीपी के अगेंस्ट नहीं, मतलब सीसीपी नहीं करने वाली, यहाँ पर एक नेटवर्क है जो डीलिंग कर रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क है जो डीलिंग कर रहा है। तो अब सीसीपी तो है नहीं, ठीक है। तो प्रायोरिटी में जो पहला पार्ट था वो तो खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं। तो अगली अगली किसको मिलती है प्रायोरिटी, अगली मिलती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को। इफ द ट्रेड हैपन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जैसे एफएक्स रिटेल हो गया, ब्लूमबर्ग्स हो गया, तो यहाँ पर ये लोगों को अगला 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 यूटीआई कौन क्रिएट कर सकता है, अगर अगर सीसीपी नहीं है उस ट्रेड के बीच में, तो अगला कौन सा बंदा है जो यूटीआई को बना सकता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ही फ़ायदा पता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पे काम करने पे, जैसे ही इन दोनों ने, जैसे ये ट्रेड मैच हुई, एकदम एकदम से यूटीआई जनरेट हो जाएगा, और जो यूटीआई जनरेट होगा ये एकदम से किसको भी मिल जाएगा, पार्टी ए को मिल जाएगा और पार्टी बी को मिल जाएगा, और पार्टी ए और पार्टी बी अपनी अपनी बुक के अंदर ये पर्टिकुलर नंबर को डाल सकती हैं फिर, ठीक है। तो ये फ़ायदा है यूटीआई में जब भी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ठीक है, कि एकदम सब कुछ एकदम हो जाता है, जैसे ही तुमने ट्रेड मैच करी, ठीक है, वो जो ट्रेड है वो मैच हो गई, एकदम नंबर जनरेट होगा यूटीआई का, और वो यूटीआई का नंबर एकदम पार्टी ए को भी मिल जाएगा, पार्टी बी को भी मिल जाएगा, सेम नंबर मिलेगा, ठीक है, सेम नंबर मिलेगा, और वो दोनों अपनी अपनी बुक्स के अंदर उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। मान लो अभी कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो ना ही उन्होंने सीसीपी को इन्वॉल्व किया, ना ही उन्होंने ईटीपी को इन्वॉल्व किया, ए पार्टी थी, बी पार्टी थी, दोनों ने साथ में करने की कोशिश करी, प्राइवेटली काम किया, ठीक है, ऑन द फोन कॉल, समझ लो ऑन द फोन कॉल ये बातें कर रहे हैं, हम हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव साइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी बात हुई इनके बीच में। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोशिश करेंगे, ना इन्होंने एटीपी को इन्वॉल्व किया है, ना इन्होंने सीसीपी को, कोई भी मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं किया है, कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब ये बोलेंगे देखो भाई हमें यूटीआई तो बनाना है, आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है, तो ऐसा कर, तो ऐसा ये बोलेगा ऐसा कर भाई, तू तू जो बी है ना, तू बहुत ज़्यादा लीगल पावर रखता है, ठीक है, तू रेगुलेटरी पावर ही बहुत रखता है, ठीक है, और तू सिक्योर भी दिख रहा है, तो ऐसा कर तू यूटीआई बना, ठीक है, तू यूटीआई क्रिएट कर, ठीक है। पर एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, और बी ने बोल दिया ठीक है हाँ मैं पावरफुल हूँ थोड़ा, मैं यूटीआई बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया। मान लो बी ने बोल दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा ये काम, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, नहीं यार तुम करो मैं नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस बर्डन आ रहा है मेरे पे इस चीज़ से, ठीक है। तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया, तो दोनों ने बोला ठीक है कोई नहीं, हम ट्रेड तब भी करते हैं, तो ये ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड तब भी करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी साइन होगा, लेकिन विदाउट एनी यूटीआई जनरेशन, ठीक है, यूटीआई नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, तो ये क्या करेंगे डायरेक्टली, अब ये दोनों ए और बी इन्फॉर्म कर देंगे ट्रेड रेपोजिटरी को, टीआर को, ठीक है, टीआर को। टीआर क्या होता है, एक बार टीआर देख लेते हैं। ट्रेड रेपोजिटरी एक जाइंट नेटवर्क होता है, एक डाटाबेस होता है, जहाँ पर सारी की सारी ट्रेड को डंप किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर ही ट्रेड की सारी ट्रेड के डाटा होता है, ठीक है। और वो डाटा कौन एक्सेस कर सकता है, आरबीआई, फिर आरबीआई सब कुछ देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है सब कुछ, ठीक है। नॉर्मली ट्रेड रेपोजिटरीज को कौन कौन क्या बोलते हैं, कौन चलाता है, ठीक है, वो सीसीआईएल ही, ठीक है, इंडिया में सीसीआईएल ही चलाता है टीआर को। तो ये क्या है, ये यूटीआई तो नंबर इन्होंने जनरेट नहीं किया, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, और यूटीआई को इन्होंने जनरेट नहीं किया, यूटीआई नंबर जनरेट नहीं किया, और ए और बी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं यूटीआई को दे देते हैं, सॉरी टीआर को दे देते हैं, टीआर को जाके दे देते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। जब ये टीआर को जाके सारी सारी इन्फॉर्मेशन जाके देते हैं, तो टीआर देखता है यार इन्होंने तो यूटीआई जनरेट किया नहीं है, तो मैं क्या, तो फिर क्या करता है ये करता है चलो ठीक है, तुमने यूटीआई जनरेट नहीं किया, तुम्हारे पास पावर नहीं थी, तुम्हारे पास वो सोर्सेज नहीं थे, तुम्हारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं था जो यूटीआई जनरेट कर सकता है, माना ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जब भी ये दोनों असमर्थ होते हैं, ठीक है, कर नहीं पाते खुद से यूटीआई, ना ही ये ईटीपी को ना ही ये सीसीपी को इन्वॉल्व करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तब टीआर जो है, तब टीआर सारा का सारा फॉल बैक लेता है, फिर टीआर इनके लिए यूटीआई जनरेट करता है और फिर इनको भेज देता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तो सारा का सारा फॉल बैक जो है, अगर ना ही सीसीपी इन्वॉल्व है ना ही ईटीपी इन्वॉल्व है, उसके बाद दो केसेस आते हैं, या तो ए और बी आपस में डिसाइड कर लें कौन करेगा यूटीआई जनरेट, ठीक है, नहीं तो लास्ट केस ये होता है जो फॉल बैक होता है, उसमें क्या है, यूटीआई फाइनली टीआर जनरेट करता है, ट्रेड रेपोजिटरी जनरेट करती है, और फिर इनको ए और बी को भेज देती हैं,
फिर ये अपनी बुक के अंदर डाल देते हैं। तो ये है, इफ नीदर ऑफ द अबव अप्लाइज और नो अदर एंटिटी म्यूचुअली एग्री टू जनरेट इट, म्यूचुअली एग्री भी नहीं किया, तो CCIL का जो ट्रेड रेपोजिटरी है वो इनके लिए जनरेट करके देगा UTI एज अ फॉल बैक। मतलब तुमने कुछ नहीं किया तो ठीक है हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें डाटा की कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो इसलिए ट्रेड रेपोजिटरी करके देती है फिर वो काम। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ द मैंडेट। ये जो रूल है जो UTI बनाना है किस किस के लिए बना सकते हैं, है ना, कवर्स द मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द बैंक्स लार्ज कॉर्पोरेशन टू हेज द रिस्क इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हेज भी करने के लिए और प्लस बेट भी करने के लिए, ठीक है। ठीक है, वो कौन से मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स यूज बाय द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू लॉक इन करेंसी एक्सचेंज रेट। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है ना, तो हम वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं आप ठीक है। एक वीडियो आपको मिलेगी है ना RBI की रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, तो आप उसमें इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरे का पूरा बताया, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इसके ऊपर ये UTI एप्लीकेबल है, UTI एप्लीकेबल है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट यूज टू हेज द रिस्क अगेंस्ट द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द बोरोवर, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा UTI जो है एप्लीकेबल है, मैंडेट है, मतलब एप्लीकेबल का मैंडेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन इम्पैक्ट एंड टाइमलाइंस। दिस इजंट जस्ट अ सिंपल लेबलिंग चेंज, सिर्फ सिंपल लेबलिंग चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि बस एक नया लेबल दे दिया है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ मैसिव टेक्निकल एंड ऑपरेशनल लिफ्ट फॉर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है। लाइफ साइकिल कंसिस्टेंसी, देखो UTI मस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ, ठीक है। मतलब जितने टाइम तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, A और B के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उनके बीच में एक UTI होगा, वो तब तक होना चाहिए जब तक उसका लाइफ है, कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ है, ठीक है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते उससे पहले, ठीक है। अगर कोई कंपनी, कभी कभी ऐसा होता है जो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कुछ कभी कभी जो है चेंज करना चाहते हैं, मान लो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 10 साल बाद होने वाला है एग्जीक्यूट, तो 10 साल के बाद मान लो 3 साल बाद कुछ A को लगा कि यार कुछ चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो B के पास जाता है, भाई देखो चेंज करते हैं यार कुछ, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो वो B सहमति करता है, ठीक है, हाँ कर लेते हैं। तो A और B म्यूचुअली जब एग्री करते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए, तो जब भी कोई कंपनी अमेंड करती है, ठीक है, रूटीनली अमेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को, या चाहती है जानबूझ के करना, तो तब जो है ID जो है ना सेम रहती है। जो UTI है, जो UTI थी वो UTI चेंज नहीं होती, ठीक है। UTI का नंबर जो UTI है यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। पर कभी कभी चेंज हो जाता है, कब चेंज होता है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट अंडरगोज अ नोवेशन, मैंने बोला था नोवेशन के बारे में बताऊंगा, तो नोवेशन जहाँ पर एक पार्टी जो है लीगली रिप्लेस करती है बाय अ कंप्लीटली न्यू पार्टी। मान लो अब एक केस लेके चलते हैं, यहाँ पर बैंक A है और एक बैंक B है, ठीक है। तो बैंक A और बैंक B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। मान लो 3 साल बाद, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल बाद जो है ना बैंक A को लगा यार मुझे अपनी कैपिटल को फ्री अप करना है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से हटना है, ठीक है, मेरे को नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या ये ऐसी भाग जाएगा मना करके, नहीं भाई नहीं, बाय बाय बाय, नहीं, वो उसको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं नोवेशन प्रोसेस। अपनी जगह कोई एक और पोटेंशियल बंदा ढूंढना पड़ेगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जगह ले पाए। मतलब ये ढूंढेगा एक बैंक C को, ठीक है, जो बैंक C इसकी जगह लेगा, ठीक है, इसकी जगह लेगा, इसको ही बोलते हैं नोवेशन करना, ठीक है। अपनी चीज़ें किसी और पे ट्रांसफर कर देना, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देना, ठीक है। तो नोवेशन करना इज अ लीगल थिंग, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसका एक सीक्वेंस है, ऐसे नहीं कि तुमने बोल दिया, बैंक ने बोल दिया अगले दिन से बैंक C संभालेगा इसको, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। पहले क्या है, पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर रखा है, उसको टर्मिनेट कराना पड़ता है, टर्मिनेट करो, ठीक है, इसको टर्मिनेट करो, इसको खत्म करो, जो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है इसको हटाओ, ठीक है, इसको खत्म करो, इसका UTI नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है C और B के बीच में, ठीक है, तो इसका एक अलग UTI नंबर बनता है, ठीक है। तो अब इस केसेस में नया ब्रांड न्यू UTI आ सकता है, ठीक है, ऐसे UTI नंबर चेंज होते हैं, पर ये UTI नंबर इसको ट्रेसेबल होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि जो C और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इससे हिस्ट्री पता लगनी चाहिए कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये C जो है, C ने एक्चुअली में A की पोजीशन ली है,
ठीक है। तो ये इसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि जो यूटीआई है ना ये पहले चेंज हो चुका है, जो पुराना यूटीआई था वो ये है, ठीक है। कि जब आरबीआई ये देखे कि यार ये सी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सडनली एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब आरबीआई देख रहा है कि इसका नया यूटीआई नंबर है, ठीक है। लेकिन आरबीआई को ये भी पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री की लाइनेज से पता होनी चाहिए कि भाई ये यूटीआई जो है ना कैसा आया है, असलियत में ए ने नोवेशन किया है सी को, ठीक है, नोवेट किया है, ठीक है। ये भी आरबीआई को पता, रेगुलेटर को पता होना चाहिए। तो वहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें भी मेंशन होती हैं कि ये पुराना यूटीआई ये भी था, कि आरबीआई ट्रेस आउट कर पाए कि हाँ यार पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, फिर इन्हें नोवेट किया और सी अपनी पोजीशन सी को दे दी, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है कि नोवेशन, जहाँ पर एक पार्टी लीगली वो करती है, मतलब क्या बोलते हैं, स्वैप करती है इनडायरेक्टली, और इट क्रिएट्स अ न्यू रिपोर्टेबल ट्रेड, और वो ट्रिगर करता है एक ब्रांड न्यू यूटीआई, ठीक है। लेकिन ये यूटीआई जो ना, ये भी दर्शाना चाहिए कि जो पुरानी यूटीआई के बारे में भी बताना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के रखने हैं, ठीक है। अब सिस्टम अपग्रेड के ऊपर बात आती है। देखो ये जो आपने यूटीआई वाली बात करी है भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, टाइम लगेगा इसको इसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसिव टेक्निकल लिफ्ट चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर्स है वो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 52 कैरेक्टर कोड को मे बी या अल्फा न्यूमेरिकल कोड को ट्रेस ना कर पाएँ या ट्रैक ना कर पाएँ, ठीक है। उस लेवल का प्रिसीजन चाहिए हमें, ठीक है, जब हम डिकोड कर रहे हैं सब कुछ। तो उसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं भाई, जो कैसे कैसा अपग्रेड चाहिए, किस टाइप का अपग्रेड चाहिए भाई, स्मार्ट लॉजिक्स चाहिए। जो भी यूटीआई बना रहा होगा, जो भी यूटीआई डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, वैसे तो वो सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा समझदार होना चाहिए, वो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि ये ट्रेड जो है ये नोवेट हुई है, ये ट्रेड में सिर्फ अमेंड हुआ है, अमेंड और नोवेशन में डिफरेंस पता लगा ले, ठीक है। इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो ओल्ड यूटीआई और न्यू यूटीआई में उसको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा लिंकेजेस प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया था लिंकेजेस प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व कर ले। लिंकेजेस प्रॉब्लम, अभी लिंकेजेस प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब नया यूटीआई आता है नोवेशन प्रोसेस में, तो उसमें क्या है, वो यूटीआई जो नया यूटीआई वो ट्रेस बैक कर ले पुराने यूटीआई को, ठीक है। तो आरबीआई को क्या पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे सिस्टम, एक ऐसा पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन भी चाहिए, ठीक है, कि ओल्ड यूटीआई और न्यू यूटीआई के अंदर एक सिंक्रोनाइज भी रहे, ठीक है। प्लस ये सिंक्रोनाइजेशन भी रहे कि मान लो बैंक बी का सिस्टम, मान लो बैंक बी का सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो नए इनोवेशन को, जो नोवेशन हुआ है उसको अमेंडमेंट की तरह डील करे। ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए हमें भाई, हुआ तो नोवेशन था और बी के इंटरनल सिस्टम ने उसको कैसे समझ लिया, अमेंडमेंट की तरह समझ लिया। क्योंकि नए इनोवेशन के अंदर तो नया यूटीआई आता है, और ओल्ड अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें तो ओल्ड यूटीआई चलता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा खुद के बैंक के सिस्टम को, बैंक बी के सिस्टम को, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सी जो है हुआ होता है, इनोवेशन होता है उसमें, लेकिन ये उसको अमेंडमेंट की तरह देख लेता है। तो ऐसे फालतू चीज़ें ना हो, मतलब जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो वो उसको ही वैसे ही रजिस्टर करें अपने खुद की। जो भी अलग अलग बैंक्स होते हैं वो खुद के सिस्टम के अंदर, इंटरनल सिस्टम के अंदर भी तो इसको लॉक करते हैं, तो वो ऐसे ही लॉक करें जैसे वो हुआ है, ठीक है। ना कि अमेंडमेंट की तरह करें अगर वो नोवेशन है, और ना ही नोवेशन की तरह अगर वो अमेंडमेंट की है, ठीक है। तो वो यही है। 1 जनवरी 2027 की डेडलाइन दी गई है। तो आरबीआई इनिशियली प्रपोज्ड एन अर्ली रोल आउट, बट डेफर कर दिया उसको और बोल दिया कि 1 जनवरी 2027 से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है। तो ये पहली न्यूज़ थी, ठीक है। ठीक है, सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, आरबीआई अलाउ बैंक टू फाइनेंस मर्जर एंड एक्विजिशन इफेक्टिव कब से, 1 अप्रैल 2026 से, अनलॉकिंग अ $15 बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखो मर्जर एंड फाइनेंस के ऊपर हम पहले से ही बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 17 में किया है हमने बात, अच्छे से पूरा डिस्कशन किया था। 17 या 16 में किया, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। उसमें मैं अच्छे से डिस्कशन किया था इसके ऊपर, और कंपनी के हर एक पर्सपेक्टिव देखे थे, जहाँ पर हमने टाइनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करी थी, और एक अनलिस्टेड कंपनी होगी तो वो कैसे मर्जर एंड एक्विजिशन को फाइनेंस कर पाएगी, ठीक है, थ्रू द बैंक। उसमें कौन सी चीज़ें चाहिए उसके ऊपर बात करी थी, कौन से पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पर एनबीएफसी के बारे में हमने देखा था, प्लस इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हमने देखा था, ठीक है। बाय एंड बिल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। फिर जो बैंक्स होते हैं कुछ इनफॉर्मल ब्लॉकिंग करके रखते हैं, मतलब आरबीआई इनफॉर्मल ब्लॉकिंग करके रखता है बैंक्स के लिए, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा
थोड़ी सी न्यूज़ में क्या है, बैंक के पर्सपेक्टिव से भी बात आई है, ठीक है। तो अब हम उसको भी एक बार पढ़ के ख़त्म करेंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो दिस न्यू पॉलिसी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। फॉर ईयर्स डोमेस्टिक बैंक्स वर एसेंशियली साइडलाइंस फ्रॉम द फंडिंग कॉर्पोरेट बायआउट्स, ठीक है, जो कि हमने पढ़ रखी है न्यूज़। इफ़ एन इंडियन कंपनी वांट्स टू एक्वायर, अगर एक इंडियन कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करती है तो उसे किस पे रिलाई करना पड़ता है? देखो, खुद के कैश पे रिलाई करना पड़ता है, ओन कैश रिजर्व, या फॉरेन फाइनेंसिंग पे रिलाई करना पड़ता है थ्रू ईसीबीज, ठीक है, हमने ईसीबी के ऊपर ही कल बात करी है, या प्राइवेट क्रेडिट फंड से। प्राइवेट क्रेडिट फंड क्या होते हैं? एफपीआई, एनडीसी होते हैं, ये भी हमने कल बात करी है, ठीक है, इसके ऊपर इन पर रिलाई करना पड़ता है, या एनबीएफसी पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। बैंक से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ठीक है। अभी कुछ जो नई गाइडलाइन आई हैं अप्रैल 1 2026 पे से इफेक्टिव हो जाएंगी वो। तो आरबीआई ने कुछ बैरियर्स को रिमूव किया है, ऑफिशियल बैरियर्स को रिमूव किया है, अलाउइंग बैंक्स, इंडियन बैंक्स टू फाइनेंस द मर्जर एंड एक्विजिशन M&A, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब थोड़ा बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जो हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी ना, सेम न्यूज़ पढ़ी थी, हमने थोड़ा कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ी थी, यहाँ पर टाइनी इन्वेस्टमेंट, बाय एंड बिल्ड, रियल एस्टेट, इन्फॉर्मल ब्लॉक्स, ठीक है, रिटेल, मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, एनबीएफसी पर्सपेक्टिव, तो इन सबसे देखा था हमने। आज हम थोड़ा सा बैंक की तरफ से देखते हैं, ठीक है, कि बैंक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक को क्या नुकसान होगा इससे, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। द न्यू रूल ऑफ द गेम देखते हैं। न्यू रूल ऑफ द गेम क्या है? आरबीआई हैज एसेंशियली गिवन बैंक्स द ग्रीन लाइट टू फंड द एक्विजिशन, वो कर सकती है, बट विद सम स्ट्रिक्ट प्रूडेंशियल गाइड रेल्स, ठीक है, टू प्रिवेंट द बैंकिंग कि वो एक्सेसिव रिस्क ना लें और एक्सेसिव डेप्थ ना दें, ठीक है, मतलब रिस्की डेप्थ ना दें, ठीक है। उसमें क्या, एक फाइनेंसिंग कैप लगाई है 75% की। एक बैंक जो है 75% ऑफ द टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, उसमें 75% फाइनेंस कर सकता है। बाकी एक एक्वायरिंग कंपनी अपने खुद के पैसों में से देगी, ओन इक्विटी में से देगी, या इंटरनल फंड में से देगी, जो कि 25% है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्किन इन द गेम रहेगा, ठीक है। तो ये स्किन इन द गेम रहेगा, तो ये क्या है, ड्यू डिलीजेंस सही से करेंगे और पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि इनका मर्जर कभी भी फेल ना हो, या एक्विजिशन कभी भी फेल ना हो, ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन के बाद ये अपनी कंपनी को जितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जितने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उतने क्लाइंट आए, ठीक है, उससे वो प्रॉफिट कमाए और फिर बैंक का पैसा लौटा दें, ठीक है। ऐसा चाहती हैं कि भाई मर्जर फेल ना हो या एक्विजिशन फेल ना हो, ठीक है। मर्जर फेल होने, एक्विजिशन फेल होने का मतलब ये होता है कि मर्जर और एक्विजिशन होने के बाद आप जितने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे, जितना बिजनेस आप बढ़ाना चाहते थे, वो बढ़ा ही नहीं, उल्टा घट गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और आप बैंक का पैसा नहीं दे पाओगे। तो इसलिए 25% आप खुद आपको पे करना है, क्योंकि जब भी आप ये खुद पे करते हो तो आप ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हो, ठीक है। आप सब कुछ देखते हो, चलते हो, हर एक की एस्पेक्ट पे ध्यान होता है आपका, ठीक है, जिससे आपका मर्जर जो है सक्सेसफुल रहे, एक्विजिशन जो है सक्सेसफुल रहे, इसलिए करने की कोशिश करी गई। तो वही है कि वो एक इंडियन कंपनी है, वो क्या बोलते हैं, एक्वायर करना चाहती है 90% शेयर्स एक्वायर करना चाहती है फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो पहले अलाउ नहीं होता था, अभी बैंक को अलाउ कर दिया गया है। आरबीआई ने बोल दिया है कि ठीक है, तुम फाइनेंस कर सकते हो ये चीज़ को, ठीक है। तो कितना फाइनेंस कर सकते हो? 75% कर सकते हो ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, उतना फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये एक्विजिशन कितना रुपये लेने वाला है, 1000 करोड़ रुपीज़ लेने वाली है, तो 750 करोड़ रुपीज़ इनको देना है, बाकी 250 करोड़ रुपीज़ ये देंगे, ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। आगे बोल रहा है द 3:1 लेवरेज लिमिट, एक और लिमिट लगाइए, एक अलग से लिमिट लगाइए, टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम टेकिंग ऑन द डेंजरस लेवल ऑफ डेब्ट, कि डेंजरस लेवल ऑफ डेब्ट ना लेने कोई कंपनी जस्ट टू बाय द कॉम्पिटिटर्स। आरबीआई ने कुछ मैंडेट किए हैं दैट एक्वायरिंग कंपनी जो है कंसोलिडेटेड, ये याद रखना, कंसोलिडेटेड बोला है, कंसोलिडेटेड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए उनका 3:1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कब? पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन बोला है, ठीक है। माना कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी माना 25% जो वो डाउन पेमेंट है, ठीक है, डाउन पेमेंट है या अपफ्रंट पेमेंट बोल दो, पेमेंट है, ठीक है, उसको मैनेज कर सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मान लो इस कंपनी के पास इक्विटी जो है ना 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की बोल दो, 100 रुपये की है, तो ये कितना डेप्थ उठा सकती हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग? ये आरबीआई के अकॉर्डिंग पोस्ट एक्विजिशन होने के बाद, कंपनी खरीदने के बाद, जो कंपनी खरीदना चाहती है उसके बाद इनका जो रेशियो है वो 3:1 में होना चाहिए, मतलब 300 रुपये तक का डेप्ट उठा सकती हैं, वो भी पोस्ट एक्विजिशन। और इसके साथ एक और वर्ड यूज़ किया है,
कंसोलिडेटेड, ठीक है, दोनों का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है क्योंकि पूरा गेम चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। तो पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, पोस्ट एक्विजिशन के बाद कंसोलिडेटेड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूरी कंपनी का कितना होना चाहिए, 3:1, उस या उससे कम। अगर उससे ज़्यादा हुआ, अगर 3:1 से ज़्यादा हुआ ये पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है, तो पता है क्या होगा, बैंक को मना कर दिया जाएगा कि तुम इनको फाइनेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम इनको कोई पैसा नहीं दे सकते फॉर एक्विजिशन। इंडियन कंपनीज को मना कर दिया जाएगा कि नहीं भाई, ये फाइनेंस नहीं हो सकता है क्योंकि ये इंडियन कंपनी पोस्ट एक्विजिशन के बाद 3:1 रेशियो से ज़्यादा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 3:1 से ज़्यादा है, तो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बैंक फिर फाइनेंस नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि जैसे मान लो इंडियन कंपनी थी, वो एक्वायर कर रही थी किसको, फॉरेन कंपनी को, इसके बाद ये एक पूरी की पूरी सिंगल बड़ी यूनिट बन जाएगी, कॉम्बाइंड यूनिट बन जाएगी। तो इस कॉम्बाइंड यूनिट की, कॉम्बाइंड यूनिट की 3:1 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, ये बोला है इन्होंने, इसलिए कंसोलिडेट बोला है। एक्विजिशन होने के बाद, पोस्ट एक्विजिशन होने के बाद जो एक बड़ी आप कंपनी बनाओगे, जो कि एक कॉम्बाइंड कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, वो कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 3:1 से कम होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ, होने के मतलब जब ये बैंक सब कुछ देख रहा होगा, अगर ऐसा नहीं मिलता बैंक को, ठीक है, या जब भी पोस्ट एक्विजिशन होने के बाद ये 4:1 हो गया मान लो, तो बैंक, आरबीआई सीधे बैंक को बोलता है कि तुम ऐसी चीज़ों में फाइनेंस कर ही नहीं सकते, इस इंडियन कंपनी को तुम, ये बैंक इस इंडियन कंपनी को फाइनेंस नहीं कर सकता फॉर एक्विजिशन पर्पस, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। यही एक लिमिट लगा दी है, और ये बहुत बड़ा कैच है, ये लिमिट एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ओवर डेप्ट कंपनी कभी भी किसी को फालतू में एक्वायर ना कर ले, किसी कॉम्पिटिटर को एक्वायर ना कर ले, जस्ट बिकॉज उनके पास आज़ादी है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल एक्सपोजर लिमिट, द आरबीआई इनिशियली प्रपोज, आरबीआई ने क्या किया था पहले, एक बैंक के पास भी एक लिमिट लगा दी थी कि वो अपने एलिजिबल कैपिटल बेस में से सिर्फ 10% ही पैसा टोटल मर्जर एंड एक्विजिशन लेंडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इस बैंक एक कंपनी को फाइनेंस करता है, बैंक कंपनी 1 को भी करता है, कंपनी 2 को भी करता है, कंपनी 3 को भी करता है, ठीक है। अब ये टोटल बैंक ने जितना भी फाइनेंस किया है वो उसकी 10% ऑफ कैपिटल बेस से कम होना चाहिए, उतना होना चाहिए बस, ठीक है, वो कैप है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये लिमिट लगा रखी थी पहले, पर फिर इंडस्ट्री ने बोला कि यार, आरबीआई को भी लगा कि यार ऐसे इतना हम कम लिमिट करेंगे तो जो बैंक है वो पूरे साल में एक या दो ही एक्वेशन में हेल्प कर पाएगा कंपनीज की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इन्होंने, आरबीआई ने क्या किया, फिर आरबीआई ने डबल कर दिया इस लिमिट को, ठीक है। तो डबल करने की वजह से क्या है, अब पूरा जो उनकी टोटल कैपिटल है, कैपिटल कौन सी होती है, Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल, ठीक है, उसका उसका 10% ही उसका 10% ही ये लोग जो है अब टोटल लेंडिंग कर सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, ठीक है, मतलब बढ़ा दिए डायरेक्टली, पहले 10 थी अब 20 कर दी। तो और बैंक को क्या है, बैंक के पास और बारूद आ गया है, और फायरिंग पावर आ गई है कि वो मेगा डील्स को फंड कर सकती है, ठीक है, वही है। इसके अलावा एक अनलिस्टेड कंपनी में हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक, कि एक फाइनल रूल ग्रेशियसली अलाउ बैंक्स टू फंड द एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अभी बैंक जो है अनलिस्टेड कंपनीज को भी फाइनेंस कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन भी रख दी है। वो कंडीशन क्या है कि मिनिमम नेटवर्थ उस अनलिस्टेड कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ जो है 500 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए 3 ईयर कंजिक्यूटिव 3 ईयर्स के अंदर, ठीक है, और वो होल्ड करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, कौन सी, BBB नेगेटिव या उससे ऊपर की, ठीक है, बी हो गई, ए हो गई, ए हो गई, ठीक है, AAA। तो ऐसी ग्रेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड होना चाहिए। तो ये देखो, ये चीज़ें हमने उस दिन बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, ठीक है, अब दोबारा वही सेम बात करना कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो आप देख लेना वाली वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, एक कंपनी का पर्सपेक्टिव भी देखना होना चाहिए और एक बैंक का पर्सपेक्टिव। तो आज हम थोड़ा बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कंपनी की ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अनपैकिंग द 15 बिलियन अपॉर्चुनिटी, $15 बिलियन की अपॉर्चुनिटी को हम अनपैक करने वाले हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लिमिट बढ़ा दी हैं, ये सब कर दिया, तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडियाज मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट इज बूमिंग विद द डील वैल्यूज एवरेजिंग अराउंड कितना, $50 बिलियन एनुअली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो बिकॉज डोमेस्टिक बैंक्स वर प्रीवियसली बार्ड, ठीक है, उनको हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर स्पेस को यूज़ करने से। तो द lucrative interest yield and fees were almost entirely to offshore lenders। तो ये जो फ़ायदा होता था जब भी ये डील होती है ना, इसमें बहुत सारे
अलग फीस भी मिलती हैं, ठीक है, बैंक को जब ये डील कर रही होती है, जब भी एक बैंक फाइनेंस कर रहा होता है इंडियन कंपनी को जस्ट टू एक्वायर अनदर कंपनी, ठीक है, बैंक जो है ना अंडर राइटिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराता है, मतलब बहुत अलग अलग सर्विसेज देता है। तो पहले क्या होता था, बैंक को तो, डोमेस्टिक बैंक को तो हटा रखा था, उनका ये बिजनेस खत्म ही कर रखा था आरबीआई ने, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ऑफ शोर लेंडर्स थे, जो फॉरेन कंपनियां होती थी या फॉरेन बैंक्स होते थे, वो इनको फंड कर देते थे। तो जितनी भी ये एडिशनल सर्विसेज हैं उसका पैसा कौन लेके चला जाता था, ऑफशोर लेंडर्स लेके चले जाते थे या प्राइवेट क्रेडिट फंड्स लेके चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आरबीआई ने इनके लिए भी दरवाज़ा खोल दिया है। तो अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि रफली 35 से 40% ऑफ इंडिया का मर्जर एंड एक्विजिशन डील जो है मेड द कंजर्वेटिव क्राइटेरिया क्रेडिट क्राइटेरिया सेट बाय द आरबीआई, ठीक है। जब आप इसको मैथ करोगे तो कितनी कितनी लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। बस यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी देखो इसमें सबसे बड़े विनर कौन है, बड़े बड़े बैंक, क्योंकि बड़े बड़े बैंक का जो है 20% ऑफ कैपिटल बेस जो है ना बहुत होगा, ठीक है। तो उससे क्या है, वो बहुत सारे लोन्स को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उनको दे पाएंगे या फाइनेंस कर पाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज को, और बड़े बड़ी डील्स क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो लेंडिंग मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़ जाएगा उस पर, क्योंकि ये क्या होते हैं कि तो बैंक को पैसा जो है ना इनसे भी मिलता है, देखो इंटरेस्ट रेट से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फी इनकम भी होती है उनकी, ठीक है। क्योंकि बैंक जो है एक वन स्टॉप शॉप की तरह होता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एडवाइजरी देता है, लोन सिंडिकेशन की तरह काम करता है, अंडर राइटिंग की तरह भी काम करता है, एस्क्रो सर्विस प्रोवाइड कराता है, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स देता है, तो बहुत और चीज़ें भी देता है। तो वो और तरीके से पैसे कमाता है जब ये एक्विजिशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत फ़ायदा है बैंक्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बस कैश तो वही है, देखो यहाँ पर एक कैश तो है। वाइल दिस इज अ मैसिव विन फॉर द डोमेस्टिक लेंडर, डोमेस्टिक लेंडर के लिए बहुत बड़ी विन है, लेकिन बार्कले इंडिया बताए क्या बोल रहा है कि स्टिल फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट क्रेडिट जो है ना पूरे के पूरे मार्केट से डिसअपियर नहीं होंगे, अभी भी रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि आरबीआई ने क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, अभी भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है जो कि 3:1 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब बैंक जो है, जो हमारे डोमेस्टिक बैंक है, वो लीगली बार्न कर दिए जाएंगे फ्रॉम फंडिंग हाई लेवरेज बाय आउट, ठीक है। वो डील्स जो कि रिलाय करती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द बोरोड मनी पे, जो भी बोरोड मनी पे डील होगी ना वो हमारे डोमेस्टिक बैंक कर ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको मतलब समझा दिया था 3:1 का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी भी फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट क्रेडिट फंड्स अभी भी कौन सी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करा पाएंगे, हाई रिस्कियर हाई लेवरेज ट्रांजेक्शन, जहाँ पर 4:1 रेशियो होगा, 5:1 रेशियो होगा, उन कॉर्पोरेशन की डील कंप्लीट करा पाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो उन कॉर्पोरेशन को, वो सारी कॉर्पोरेशन जिनका 4:1 5:1 वाला रेशियो होगा, उनको स्टिल किसके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के दरवाजे खटखटाने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोलिए, एआई ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज इज EASE 8.0 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो इसको देखो, ये न्यूज़ है ना बहुत आसान न्यूज़ है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं होगा कि मतलब मुझे बहुत कुछ खतरनाक चीज़ें समझानी पड़ रही हैं ना, डेरिवेटिव बताने पड़ रहे हैं, इसमें बहुत न्यूज़ नॉर्मल है, तो पढ़ते हुए खत्म कर देंगे न्यूज़ को, ठीक है। दिस डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हाईलाइट करती है एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप, ठीक है, फॉर इंडियंस, मतलब इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन गोइंग बैंकिंग रिफॉर्म्स एजेंडा, ठीक है, स्टेट रन लीडर्स आर एक्टिवली शेडिंग देयर लेगेसी ऑपरेशनल इमेजेस, मतलब अपनी जो हमारे स्टेट रन लेंडर्स हैं, मतलब पीएसबीज हैं, यहाँ पर स्टेट रन लेंडर्स को पीएसबी बोल रहे हैं, ठीक है, पीएसबी हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा लेगेसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होते थे, लेगेसी सिस्टम पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहते थे, और कैसी इमेज बन गई थी इनकी कि ये बहुत धीरे काम करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा धीरे हैं, उनकी ऑपरेशनल जो है ऑपरेशनल इमेज बहुत बेकार थी, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत बेकार थे इनके, कोई अप टू डेट नहीं थे, तो उसको उसमें इंटेलिजेंस नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट जो है बैंकिंग के अंदर कुछ रिफॉर्म ला रही है, जहाँ पर वो सिस्टम को चेंज कर रही है, नए सिस्टम को ला रही है, और उन सिस्टम के अंदर क्या है कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रही है, एम्बेड कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली कहाँ पर, उनके कोर प्रोसेसर्स के अंदर, ठीक है। तो यही मेन न्यूज़ है। तो जो जो एक्सेस एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस है, ईज है 8.0 फ्रेमवर्क, वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो एनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस ईज प्रोग्राम वो लॉन्च कब किया था, 2018 में, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू मॉडर्नाइज पब्लिक बैंकिंग सेक्टर, ठीक है।
पब्लिक बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, द करंट इटरेशन, अभी कौन सी इटरेशन चल रही है, ईज 8.0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पर्टिकुलर इटरेशन है इसको 4 पिलर पे बनाया गया है, ठीक है। एक तो रिस्क एंड रेजिलियंस, इनोवेशन, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अलाइंग विद विकसित भारत एंड एक्सेलेंस, ठीक है। तो कौन चार पिलर है, रिस्क एंड रेजिलियंस, इनोवेशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और एक्सेलेंस के ऊपर, ठीक है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर, प्रोग्राम के अंदर मैंडेट किया जाता है, दिस पर्टिकुलर मैंडेट हैज शिफ्टेड फ्रॉम सिंपल डिजिटलाइजेशन, पहले क्या सिंपल डिजिटलाइजेशन होता था, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप बनाते थे, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इंटेलिजेंट ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें, और पुशिंग बैंक टू यूज इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंटायरली री इमेजिन देयर बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो एक पूरा कोर में जाके चीज़ें चेंज करेंगे, से सिंपल डिजिटलाइजेशन से कुछ एडवांस और डीप इंटेलिजेंट ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे इस 8.0 से, ठीक है, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, और उन 4 पिलर का यूज़ करेंगे, जिसमें हम एक एजेंटिक एआई अडॉप्शन करेंगे। तो ये रिफॉर्म आर हेविली पुशिंग फॉर द एजेंटिक एआई, ठीक है, AI सिस्टम केपेबल ऑफ नॉट जस्ट आंसरिंग द क्वेरीज, ठीक है, बट वो ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट करे कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप वर्क फ्लोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंटिक AI है, वो खुद इंडिपेंडेंटली गैदर कर पाएगा अ कॉर्पोरेट बोरोवर का डाटा, उसे क्रॉस रेफरेंस कर पाएगा विद इट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, भाई वो जो डाटा उसने दिया है बोरोवर ने, क्या वो हमारी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसके साथ मैच खाता है, नहीं खाता, अगर नहीं खाता होगा तो उसको करेगा फ्लैगिंग, ठीक है, जितनी भी एनोमलीज होंगी उसको फ्लैग करेगा, और पूरे का पूरा एक अलग से ड्राफ्ट बना के बैंक को भेज देगा, बोरोवर को भेज देगा, रेगुलेटर को भेज देगा, सबको भेज देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मल AI पॉलिसीज रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क ऑफ अनरेगुलेटेड AI, 10 PSB ने जो है ना हैज़ प्रोएक्टिवली एस्टेब्लिश किया है एक फॉर्मल AI गवर्नेंस पॉलिसीज टू एंश्योर कि ये जो मॉडल है वो एथिकल हो, अनबायस्ड हो और सिक्योर हो, ठीक है। इसके पीछे एक फ्री AI का फ्रेमवर्क भी बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो मैंने आगे जोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, देखो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के ऊपर हम बहुत बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, मतलब मेरे ख्याल से 30 मिनट हमने बात करी होगी इस पर। इसमें मैंने पहले पूरा पुराना सिस्टम बताया था जो एनपीए का सिस्टम था, ठीक है, पुराना एनपीए का सिस्टम कि एक स्टैंडर्ड लोन एनपीए में कन्वर्ट कैसे होता है, डायरेक्ट थोड़ा कन्वर्ट होता है, 90 दिन का टाइम लेता है, लेकिन 90 दिन में कुछ और चीज़ें भी होती है, इसमें SMA 0, 1, 2 होता है, फिर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट बनते हैं, फिर अपने डाउटफुल एसेट बनते हैं, फिर लॉस एसेट बनते हैं, और जब फिर देखो यहाँ पर SMA 1 2 के बाद 0 1 2 के बाद एनपीए बन जाता है, ठीक है। फिर एनपीए में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि भाई वो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस है। फिर यहाँ पर इसके बाद लॉस के बाद क्या होता है, लॉस के बाद होता है राइट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो आपको मैंने इसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताया है, ठीक है। अभी मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किस वीडियो में बताया, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है मेरे लिए भी, तो मैं एक बार ढूंढ के जो ना वीडियो को डाल दूंगा इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वो आप ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को तो भाई देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया है एक नए सिस्टम में, ठीक है, वो है ECL, ठीक है। जो पहले सिस्टम था कि भाई पहले लोगों को ये जो बैंक है वेट करते थे एनपीए हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, लेकिन अब क्या है, ECL फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है कुछ और थोड़े नॉर्म्स स्ट्रिक्टर करें हैं, ठीक है, मतलब और ज़्यादा रेगुलेशन डाली है ECL में। मतलब अभी क्या है, तुम्हें एनपीए होने का इंतजार नहीं करना है, बैंक को बोला है तुम्हें एनपीए होने का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें पहले से ही प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं। वो क्या मेजर्स हैं वो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। A major focus of the current banking reform cycle is to safeguard the economy against the global volatility, ठीक है, and preventing the build up of bad loans, ठीक है। तो granular portfolio tracking होगी, ठीक है। The banks are deploying digital underwriting and early warning system, early warning system ये ECL के लिए बनाए गए हैं to detect the financial stress signals in a borrower's portfolio long before कि वो एक डिफ़ॉल्ट हो असलियत में, ठीक है। तो वो ये ECL फ्रेमवर्क को ही एग्जीक्यूट करने के लिए ये नए डिजिटल अंडरराइटिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, उसको डेप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट रन बैंक्स अब उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर लिया है देयर ऑपरेशन फॉर ECL कंप्यूटेशन। ECL कंप्यूटेशन में यही होता है, मैंने को बताया था। अंडर दिस ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैंक मस्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोविजन for potential future losses across the entire economic cycle, ठीक है, using the macroeconomic indicator rather than just wait for the loan to go
टू गो बैड बिफोर एक्टिंग। तो ईसीएल फ्रेमवर्क में यही होता है कि भाई आपको एनपी उसके एनपीए होने का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले एसएमए 1 होता था, 0 होता था, 1 होता था, 2 होता था, इसमें बहुत कम पैसा साइड में रखना पड़ता था, ठीक है, एज अ प्रोविजन। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़े स्ट्रिक्टर आ गए हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। 5% की एक विंडो लगा दी है, ठीक है। अब अभी मैं पूरा ईसीएल नहीं बता पाऊंगा है ना यहाँ पर, क्योंकि पूरा ईसीएल में हमने 30 मिनट लगाया है। 30 मिनट लगाऊंगा तो वीडियो बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये ईसीएल वाला देख लेना, मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द रोड टू एज 9, ठीक है, एंड विकसित भारत। तो अब हम अगले उसमें भी जाने की बात कर रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अलाइंग डायरेक्टली विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंट चिंतन शिविर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विच मैप्ड आउट द फाइनेंशियल सेक्टर रोल इन द विकसित भारत 2047 विजन, ठीक है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, एज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म अप द प्लान फॉर अपकमिंग ईज 9 फेज, ठीक है, ईज 9 फेज को लाने की बात कर रहे हैं। उसमें स्ट्रेटेजी को क्लियर कर दिया गया है। स्केल करेंगे एआई एप्लीकेशंस को, एब्जॉर्ब करेंगे इकोनॉमिक शॉक, ठीक है, कुछ अलग चीज़ें करके है ना, और ग्लोबल स्टैंडिंग भी अपनी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। उसमें ये लाइनें पढ़ लेना, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है जो मैं बताऊँगा। तो ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं फ्री एआई फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो फ्री एआई फ्रेमवर्क which stands for Framework for Responsible and Ethical Enablement of Artificial Intelligence। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था कब, इन अगस्त 2025। इस पर्टिकुलर फ्री एआई के ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी को बनाया, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसको चेयर किसने किया था, डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य ने। ये प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे के, ठीक है। तो कमेटी को कुछ ऐसी चीज़ें देनी थी, कुछ ऐसी सूत्रास बताने थे जहाँ पर एक एआई का अच्छी तरह यूज़ किया जा सके, एथिकल वे में यूज़ किया जा सके, और एक फ्रेमवर्क ऑफ रेस्पॉन्सिबल और एथिकल एनवायरनमेंट की जा सके हमारे एआई की, ठीक है, सिस्टम के अंदर, कि एआई अपने हिसाब से ऑटोनॉमी में कुछ काम ना करे, हमारे अकॉर्डिंग काम करे, कमांड के थ्रू काम करे, ठीक है। मतलब अपने आप ही ज़्यादा एआई वाली बातें ना करने लग जाए, और लोग इस एआई का गलत इस्तेमाल भी ना करें कि हम अपने सिस्टम में एआई तो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारी सिस्टमिक रिस्क आ जाए अपने आप ही, ठीक है। उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो उन्होंने 7 सूत्रास दिए, 7 सूत्रास। पहले क्या है, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। उन्होंने बोला कि एक ट्रस्ट जो है फाउंडेशन है। एआई सिस्टम जो है एक रिलायबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये उसके कोड सारे के सारे ट्रांसपेरेंट वे में होने चाहिए, बिल्ड होने चाहिए, और वो बिल्ड करना चाहिए जस्ट टू इंस्पायर एब्सोल्यूट पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि उसे ऐसे बनाना चाहिए कि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। कि तुम ऐसी चीज़ें बना दो कि वो ऐसी चीज़ें ना बनाओ कि वो भाई पब्लिक का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऐसी चीज़ें बिल्ड करो। तो पहला तो होना चाहिए कि ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन। सेकेंड है पीपल फर्स्ट। बट टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइजेशन करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा ही प्रायोरिटाइज कर दो, सब कुछ जो है एआई कर रहा है। द एआई शुड एक्ट एज अ सपोर्टिव अनेबलर, ठीक है, दैट अल्टीमेटली डेफर्स टू द ह्यूमन जजमेंट रेदर देन रिप्लेसिंग इट। मतलब सब कुछ एआई ना करे, एआई और ह्यूमन दोनों मिल के काम करें, ठीक है। लेकिन उसमें भी पीपल को फर्स्ट रखा है कि पहले लोग हैं फिर एआई है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रायोरिटाइज करना है। इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेन, ठीक है। द फ्रेमवर्क एक्टिवली एंकरेज रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड सिक्योर एक्सपेरिमेंटेशन, अवॉइडिंग ओवरली रिजिड रिस्ट्रिक्शंस दैट कुड स्टिफल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो सिंपल है, पढ़ने में समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, फेयरनेस एंड इक्विटी, ठीक है। तो एआई मॉडल जो है एक्टिवली मॉनिटर होनी चाहिए, उनको एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए कि वो कुछ ऐसी चीज़ें इनहेरिट ना कर लें, या ऐसे परपेटुएट बायसेस ना इनहेरिट कर लें फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डाटा से, ठीक है। कि भाई आउटकम जो है, जो वो डिसीजन लें, वो फेयर होना चाहिए, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए अक्रॉस ऑल डेमोग्राफीज, ठीक है। भाई एआई को इसलिए हमें बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो अपने ट्रेनिंग डाटा सेट में से कोई ऐसा पैटर्न ना उठा ले जिसकी वजह से वो बायसिंग करना स्टार्ट कर दे डेमोग्राफी में, ठीक है, कि इसको ये नहीं देंगे, इसको वो नहीं देंगे, ऐसे कुछ जजमेंट करने लग जाए। तो फेयर और इक्विटी बेस होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, भाई कितना भी हमारा एआई जो है कितना भी ऑटोनॉमस बन जाए, स्टिल जो फाइनेंशियल एंटिटी उसको डिप्लॉय कर रही है उसके पास ही अल्टीमेट लीगल राइट्स होने चाहिए और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन और इम्पैक्ट। जो भी इनका एआई डिसीजन लेगा उसके पीछे कौन अकाउंटेबल होगा, जिसने उसको डेवलप किया है, जो फाइनेंशियल एंटिटी ने उसको डेवलप किया है, वो उस पर अल्टीमेट लीगल राइट्स रखेगी, उसकी ही एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इट्स डिसीजन एंड इम्पैक्ट,
ठीक है, ये भी क्लियर किया गया। अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ ओपेक ब्लैक बॉक्स मॉडल पे रिलाई नहीं कर सकता। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो एआई है, हम एआई पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, जब मान लो और एक बंदा आया, उसने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करी, एआई ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो रिजेक्ट किया ना, जो रिजेक्ट किया उसके पीछे जो रीजनिंग है वो जो ना क्लियर होनी चाहिए। वो एक कोड में नहीं लिखी होनी चाहिए उसके पीछे कि भाई ये रीजनिंग कैसे करेगा, सोचेगा कैसे, ये वो भी उसका ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए तैयार, कि भाई जब ऑडिटर आए और पूछे कि भाई क्यों रिजेक्ट किया, तो आप एज अ फाइनेंशियल एंटिटी आप बता पाओ कि इसने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड थी, 45% की थ्रेशोल्ड थी, 10% की थ्रेशोल्ड थी, उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया, और ये हमारा आरबीआई का रूल बोलता है इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी किया और रिजेक्ट कर दिया, नहीं। तो उसे अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बाय डिज़ाइन। ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सारे के सारे नए नए जो भी आरबीआई चेंजेस करता है अपने सर्कुलर्स के थ्रू, अपने डायरेक्टिव्स के थ्रू, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसके थ्रू भी ट्रेन होना चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, तो द लॉजिक बिहाइंड एन एआई डिसीजन, वो बाय इफ द पर्टिकुलर एआई इज रिजेक्टिंग द लोन एप्लीकेशन, वो इंटरप्रेटेबल होने चाहिए, एक्सप्लेनेबल होने चाहिए टू द यूजर, ऑडिटर एंड रेगुलेटर। ठीक है, तो इस यही चीज़ है। सेफ्टी, रिलायंस, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी, तो कोई जो एआई एप्लीकेशन है मस्ट बी हार्डन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स, अडेप्टिव भी होना चाहिए टू अनएक्सपेक्टेड मार्केट शॉक्स, और वो डिज़ाइन होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो वो बहुत समझदार होना चाहिए कि भाई कोई जो भी साइबर थ्रेट आए तो ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें भी एक तरीके से लिखी जानी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और उस पर ट्रेन कर देना चाहिए सारी की सारी, जो भी साइबर थ्रेट चल रहे हैं करंटली या कुछ नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट भी उसको ट्रेन करना होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी करनी होंगी इसके लिए। तो ऐसे करके इन्होंने 7 सूत्र दिए हैं कि एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, या उसको एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ठीक है, उसको एक एथिकल अनेबलर की तरह यूज़ किया जा सके इन द बैंकिंग सिस्टम। उसके लिए डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, जो कि प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे के, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने 7 सूत्र दिए हैं। ठीक है, आगे इसके साथ मैंने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करी है कि एसबीआई और बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया टैक्स शील्ड बनाई है। ठीक है, फॉर्ज की है। यहाँ पर इन्होंने नाम क्या दिया इसको, उस कंपनी को नाम क्या दिया, इस कॉर्पोरेशन को नाम क्या दिया, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमारे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी ने एक स्पीयर हेड किया है द क्रिएशन ऑफ जॉइंट एंटिटी नोन एज आईडीपीआईसी, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 8 नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, फॉलोइंग द रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, ये क्या करने वाला है, ये आईडीपीआईसी क्या करेगा, कोर कंपोनेंट्स क्या है इसका, रियल टाइम एआई ट्रैकिंग क्या है, मतलब करने क्या वाला है। तो ये जो आईडीपीआईसी है, ये डिज़ाइन किया गया है टू एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड collaborative intelligent hub for Indian banking sectors to combat against the digital threats। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन ऑपरेशन क्या है, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन करेगा, अपनी एआई और एमएल को यूज़ करेगा टू मॉनिटर द डिजिटल ट्रांजेक्शंस अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, और अगर उसको कोई गलती दिखती है, कुछ प्रॉब्लम दिखती है, तो उसको एकदम फ्लैग करना स्टार्ट कर देगा और अलर्ट भेजना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सेंट्रलाइज डाटा शेयरिंग सिस्टम, इट कंसोलिडेट थ्रेट इंटेलिजेंस एंड डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेलीकॉम से उठाएगा डाटा, जियोग्राफिकल लोकेशन उठाएगा, और एंड नोन म्यूल अकाउंट से उठाएगा। ठीक है, और when one bank detects a new fraud pattern, then intelligence is immediately broadcast to protect the entire system। ठीक है, एंटायर नेटवर्क में। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर देखो, पीछे भी हमने ये बात करी थी 7 सूत्रास में, 7वां सूत्र ये था कि वो अडेप्टेबल होना चाहिए टू अनएक्सपेक्टेड मार्केट शॉक। तो उसके लिए एक ऐसी कंपनी बना दी इन्होंने कि वो ये सब काम कर पाए। ठीक है, आगे एक कोलैबोरेटिव डिफेंस होना चाहिए बाय मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेगमेंटेड बैंक बाय बैंक अप्रोच। आईडीपीआईसी अलाउ करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को टू पूल देयर टेक्नोलॉजी, वो एक जगह टेक्नोलॉजी पूल करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे रियल टाइम रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्स साइबर थ्रेट्स लाइक सिम स्वैपिंग हो गया, सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही क्या है, मिल के सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भाई अपने क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को पोर करेंगे इधर एक जगह और एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा है बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस कंपनी में कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं, कैपिटल कंपोनेंट पढ़ लेते हैं।
एक ऑथराइज कैपिटल होती है जो जिसको कितना प्रूफ किया है 500 करोड़ रुपीज़। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो एक कॉरपोरेशन लीगल होती है, मतलब लीगली ऑथराइज होती है टू इशू। इतने रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल क्या होती है? ये वो कॉरपोरेशन का टारगेट होता है कि भाई इतना तो एटलीस्ट पैसा उठा लेना है पहली फंडिंग में, दूसरी सीरीज के अंदर, पहली सीरीज के अंदर, ठीक है। भाई 500 करोड़ तो ऑथराइज्ड है, ठीक है, इतना वो कर सकती है, मैक्स है। पर क्या पहली बार में इतना उठा लेगी जरूरी है? नहीं, वो सीरीज में उठाती है, 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज में, ठीक है। पहली फंडिंग में इतना करेगी 200 करोड़, तो अभी कितना कर लिया है? द टारगेट वर्किंग कैपिटल दैट द एंटिटी एम्स टू रेज फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स टू फंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो वो पेड अप कैपिटल में आ जाती है, ठीक है। उसमें एसबीआई का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 करोड़ रुपीस, जो कि एक सीड इन्वेस्टमेंट की तरह, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसकी तरह वर्क करती है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं पहले, तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक मेन फाउंडिंग प्रमोटर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और बीओबी भी इतना ही कर रहा है, तो भी एक मेन फाउंडिंग प्रमोटर बन रहा है। तो दोनों के इस कंपनी के अंदर आईडीपीआईसी के अंदर इन दोनों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे और फिर एक नई चेयर बनेंगी इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। चेयर बोर्ड बनेगा मतलब, ठीक है। लास्ट टॉपिक, इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग बोटलनेक, कैपेसिटी सर्ज हुआ है वर्सेज द पॉलिसी सीलिंग, ठीक है। ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है अ ग्रोइंग बोटलनेक इन इंडियाज एम्बिशन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आउटपेस कर रही है एक्चुअल डिमांड को। पर जितनी डिमांड है ना, उससे ज़्यादा तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूस करना भी हमारे लिए दिक्कत में आ रहा है, ठीक है, परेशानी क्रिएट कर रहा है। वाइल द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डिस्टिलरीज, ठीक है, नई नई डिस्टिलरीज तो बना रहे हैं, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रिक्ट ब्लेंडिंग लिमिट्स, कस्टमर पुशबैक्स आर प्रिवेंटिंग ऑयल कंपनीज फ्रॉम बाइंग ऑल द इथेनॉल। मतलब जितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, उतना लोग बाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कंपनीज़ हैं, जो ब्लेंडिंग कंपनीज़ हैं, जो कि अपने पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिला के बेचती हैं, वो इसको बाई नहीं कर रही हैं। जितना जो टोटल इथेनॉल है उसको बाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ाने से फ़ायदा क्या? जब तुम उसको मतलब सप्लाई बढ़ाने से फ़ायदा क्या, जब कोई डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तुम, ठीक है। डिमांड ही नहीं होती, डिमांड उतनी है नहीं, तुम वो सप्लाई भरे जा रहे हो, फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है? ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है और कैप्ड डिमांड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इंडिया हैज़ एग्रेसिवली पुश्ड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन। भाई इंडिया ने ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों करा? क्योंकि वो इम्पोर्ट क्रूड ऑयल को कम करना चाहता था, उस पर रिलायंस कम करना चाहता था, या अपने कार्बन एमिशन को कट करना चाहता था, ठीक है। तो इसकी वजह से एक सप्लाई डिमांड का मिसमैच क्रिएट हो गया। अभी सर्जिंग कैपेसिटी है हमारी, ठीक है, हम कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 18 बिलियन लीटर ऑफ इथेनॉल एनुअली बना सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन और प्लांट भी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसकी वजह से हम सून हिट कर देंगे 21 बिलियन लीटर। तो सप्लाई तो भी भर भर के है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेपेड डिमांड, लेकिन डिमांड अच्छी नहीं है, डिमांड गिरी हुई है। जो हमारी स्टेट रन ऑयल मार्केट कंपनीज़ हैं, OMCs हैं, लाइक भारत BPCL हो गई, HPCL हो गई, IOCL हो गई, ये जो है ना, दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग टू प्रिक्योर। ये कितना एक्सपेक्ट कर रही है, कितना प्रिक्योर करेंगे? 10 से 12 बिलियन लीटर ही करेंगे बस, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ 10-20% सीलिंग है अभी, ठीक है। द फंडामेंटल रीजन फॉर दिस गैप इज 20% सीलिंग द E20 मैंडेट, ठीक है। तो देखो 100 लीटर है, 100 लीटर में 20% इथेनॉल मिला सकते हैं, मतलब 100 लीटर टोटल हमारा प्रोडक्ट है, टोटल E20 है, मतलब ऐसा समझ लो ये प्रोडक्ट है। इसमें ये 20% मिला सकते हैं, 20% की इथेनॉल कर सकते हैं, तो बाकी 80% क्या हो, पेट्रोल हो गया। तो देखो बिकॉज ऑफ दिस 20% लिमिट, ये 20% 20 लीटर ही मिला सकते थे, ठीक है। तो भाई उन्हें उसी के हिसाब से जितना वो पेट्रोल बनाएंगे, उसी के हिसाब से 20% ही इनको प्रिक्योर करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम होता है इनके लिए। इनडायरेक्टली वो सिर्फ 11 से 12% होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस 20% सीलिंग, ये 20% सीलिंग की वजह से ये एक लिमिटेड नंबर ही प्रिक्योर कर सकते हैं अपने टोटल पेट्रोल प्रोडक्शन पे या पेट्रोल पे, ठीक है। भाई जब ये इनका या तो ये पेट्रोल का वो बढ़ जाए, तो उसके अगेंस्ट ये और ज़्यादा इथेनॉल लेने लग जाएंगे, नहीं तो ये सीलिंग बढ़ जाए, 30 कर दें, तो जैसे 30 कर देंगे तो 30 लीटर लेंगे। तो 30 लीटर अगर ये लेंगे तो यहाँ से भी और प्रिक्योर करना पड़ेगा ना, जो सप्लाई है वहाँ से और लेना पड़ेगा। तो वो यही है, बिकॉज ऑफ दिस 20% जो इन्होंने कैप लगा रखा है कि 20% ही ब्लेंड कर सकते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि डिमांड कम हो रही है, ठीक है।
तो OMCs आर करंटली कैप्ड एट मैक्सिमम ब्लेंडिंग कितनी कर सकते हैं इथेनॉल की, 20% टू द पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल सेल्स सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट पे ग्रो हो रही है, 6% पे। ये जो पेट्रोल वाला कंपोनेंट है वो 6% पे ग्रो हो रहा है। तो भाई जब ये 6% पे ग्रो होगा तो इसका जो काउंटर पार्ट है कौन, इथेनॉल, ठीक है, वो कितने परसेंट, वो भी तो 6 के आसपास ही ग्रो होगा, ठीक है। पहले मैं 100 लीटर पेट्रोल में मान लो कितना 20 नहीं है वैसे 120 हो जाता, 100 लीटर टोटल प्रोडक्ट में, जिसमें 80 लीटर पेट्रोल होता था, उसमें 20 लीटर इथेनॉल कर सकता था। अगर जब ये मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, मतलब मेरा टोटल पेट्रोल बढ़ जाएगा, तभी तो मैं थोड़ा और प्रिक्योर कर पाऊंगा। सिंपल लॉजिक है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो वो यही है, अगर पेट्रोल की सेल सिर्फ 6% बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग उतनी ही डिमांड से उतनी ही डिमांड ग्रो होगी इथेनॉल की, ठीक है, एट द सेम रेट, ठीक है। स्लो पेस अंटिल द ब्लेंडिंग परसेंटेज, या जो ये एक बहुत स्लो ग्रोथ है, बिकॉज अगर या तो ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ा दो, ठीक है, तो ये ग्रोथ बढ़ जाए, नहीं तो तुम ज़्यादा पेट्रोल की सेल करो, ठीक है, पेट्रोल ज़्यादा लेके आओ, उस पर ही इथेनॉल बढ़ सकता है। इम्पैक्ट ऑन डिस्टिलरीज, तो डिस्टिलरीज यही है कि भाई ज़्यादा ये लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इनका प्रॉफिट तो वैसे ही हट हो रहा है, ठीक है, बस यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लेंडिंग लिमिट जो है, जो 20% है, उसको और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते। देखो, गोल तो है 30% करने का, 25% करने का, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो परेशानी है। वैसे 20% में भी लोगों को परेशानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक बैकलैश मिल रहा है गवर्नमेंट को पहले से ही। पहला बैकलैश क्या है कि व्हीकल डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब 2023 में बहुत सारी कार बनी थी ना, उनको इथेनॉल पे चलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया था, हाई ब्लेंडिंग इथेनॉल्स पे चलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, क्योंकि इथेनॉल जो है कोरेसिव मटेरियल है और अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, ठीक है। तो जिसकी वजह से मशीन को डैमेज कर सकता है, गास्केट को ख़राब कर सकता है, और जो रबर फ्यूल लाइंस होती हैं उसको ख़राब कर सकता है, इंजन के अलग अलग कंपोनेंट को ख़राब कर सकता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ना लोगों की कारों में डैमेज होना स्टार्ट हो गया था, व्हीकल डैमेज हो रहा था, तो लोगों ने बहुत बैकलैश दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को। और दूसरा, लोअर फ्यूल एफिशिएंसी होती है, मतलब जो भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होता है ना, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ता है, जस्ट टू गेट द पर्टिकुलर माइलेज, पर्टिकुलर किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर किलोमीटर कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल, ये वाला इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100% पेट्रोल यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो यही दिक्कत थी। तो द प्राइसिंग डिलेमा, टू कंपनसेट दिस 6% ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप आ रहा था, ठीक है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट नहीं था, तो लोग जो है ना डिमांड करने लग गए कि भाई, मिनिस्ट्री से लोग डिमांड करने लग गए कि भाई जो आप इथेनॉल E20 वाला जो मैंडेट है, इसमें थोड़ी प्राइसिंग में डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम तो भाई 1 किलोमीटर में इतना सारा तेल फूक देते हैं अपना, इथेनॉल ब्लेंड वाला, तो आप इसमें जो ना थोड़ा हमें क्या बोलते हो, हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो लेकिन मिनिस्ट्री ने इसको मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने दोबारा बैकलैश करना स्टार्ट किया इस पर ना। तो यही सारी प्रॉब्लम थी, हमने सही से डिस्कस कर लिया कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, सप्लाई क्यों बढ़ रही है, डिमांड क्यों घट रही है, सप्लाई, अगर डिमांड हम बढ़ाएंगे भी तो उस पर कितना हमारा इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। हमने देखा कि 6% ही डिमांड बढ़ी, तो बस इथेनॉल भी 6% के आसपास ही बढ़ा होगा। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई आगे। भाई हम ज़्यादा ब्लेंडिंग रेशो भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, 20% से 30% मैक्स जा सकते हैं। अभी जो 20% में लोगों को परेशानी है, 20% में व्हीकल डैमेज हो रहा है, ठीक है, और फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है, तो ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी है, बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ठीक है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों में कि भाई मेरा चैनल भी ग्रो हो, है ना। थैंक यू।